हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो आज फिर से आपके लिए लाया हूं मैथ का इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और मुझे उम्मीद है कि आप इससे पहले मैं जो भी वीडियो डेली आपको 12 बजे मैं मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन ला रहा हूं, तो उन सभी वीडियो को प्ले करके आप देख रहे होगे, मुझे उम्मीद है। ठीक है, और अगर नहीं देख रहे हो तो देखना शुरू कर दीजिए, मतलब पढ़िए। और फिर जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट, अगर आप पढ़ रहे अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सभी सवाल आपको आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही है सवाल, नहीं बनाने के लिए आ रहा आपको, तो फिर मुश्किल है कि आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल इस सवाल को देखते हैं, कितना सवाल आप बनाते हैं, कितना सवाल आपको आता है। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। ये हाइट एंड डिस्टेंस से सवाल दिया हुआ है कि एक मीनार पर 10 मीटर ऊंचा झंडा खड़ा है। ठीक है, जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के पाद और शीर्ष के उन्नयन कोण दिया हुआ है, मीनार की ऊंचाई निकाला। तो सबसे बड़ा कमाल इसमें पता क्या होता है, सबसे बड़ा इसमें कमाल होता है फिगर बनाना। फिगर देखिए मैं बनाता हूँ, चलिए मैं इसी पेन से बनाता हूँ। ये देखिए सबसे पहले बात तो बोला एक मीनार है, एक मीनार मैं ले लिया, यहाँ पे मीनार है, मीनार के साथ जमीन भी रहेगा सापेक्ष में, है ना। मीनार के सापेक्ष में क्या रहेगा, जमीन भी रहेगा यहाँ पे। चलिए मीनार के साथ जमीन भी है, हो गया। एक मीनार है, अब मीनार पर 10 मीटर ऊंचा झंडा खड़ा। तो मान लीजिए यहाँ से 10 मीटर ऊंचा जो है झंडा ऐसे खड़ा है। ठीक है, 10 मीटर ऊंचा झंडा यहाँ पे खड़ा है मान लेते हैं। ठीक है, जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के पाद है, तो झंडा यहाँ से तो क्या है, झंडा है। झंडे के पाद यानी कि निचला भाग यहाँ पे, ऊपर शीर्ष ये है। तो झंडे के पाद और शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः, क्रमशः का मतलब हुआ कि यहाँ पहले पाद लिखा हुआ तो इसके लिए ये, और शीर्ष तो इसके लिए। तो इसका जो निचला भाग है ये जो यहाँ पे जाके बिंदु पे जाके मिलेगा, और जो ऊपर वाला भाग है वो भी जाके यहाँ पे जाके मिलेगा। ठीक है, मिल गया। अब बोलते क्या है कि 30 और 60 है, तो जाहिर सी बात है जो ज़्यादा झुका हुआ है वो कम ही रहेगा, 30 डिग्री रहेगा, है ना। और जो ज़्यादा उठा हुआ वो 60 डिग्री रहेगा। क्लियर है, तो ये तो नॉर्मल सी बात और हकीकत भी है। तो बोलता है मीनार की ऊंचाई निकालनी है, तो मान लेते ए बी सी और ये डी मान लेते हैं। तो मीनार कौन हमारा, यही तो है मीनार, यहाँ से यहाँ बी और डी मीनार है, यहीं तक मीनार है, यही ऊंचाई हमको निकालना। मान लेते हैं कि ये एच मान लिया मैंने इसको। ठीक है, एच हमको निकालना है। चलिए मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो किया उसको लिखते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे लिखते हैं माना कि बी डी मीनार की ऊंचाई है, ऊंचाई बराबर एच है। ठीक है, ये मान लिया। और क्या दे रहा, 10 मीटर ऊंचा झंडा है ये, तथा झंडे की ऊंचाई एडी बराबर 10 मीटर दे दिया है। इतना दिया हुआ हम इसको लिख लेते हैं। और यहाँ पे कौन बन रहा है हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखो क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम किसी को 30 से बनाते हैं, 60 से बनाते हैं। तो पहले छोटा देखिए, यहाँ पे 2 त्रिभुज बन रहा है, एक तो बड़ा त्रिभुज बन रहा है ए बी सी बन रहा, और एक छोटा बन रहा डी बी सी। तो छोटा त्रिभुज देखिए डी बी सी, इसमें कितना डिग्री कोण बनेगा, डी बी सी में 30 डिग्री वाला कोण बनेगा। ठीक है, और जो 60 डिग्री वाला है, चूंकि देखो ये पूरा खींचा हुआ, मतलब कि बड़ा वाला। तो पहले छोटा लेते हैं ताकि मतलब आराम से बन जाए, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा से भी लेके बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए tan 30 डिग्री। ठीक है, तो tan बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी कि बी डी बटे बी सी। क्लियर है। अब देखिए tan 30 का वैल्यू कितना होता है, tan 30 का वैल्यू जानते हैं 1/√3 होता है। और बी डी का वैल्यू तो पता नहीं हमको, एच माने तो एच लिख लिए, और बी सी का वैल्यू भी नहीं पता, तो हम बी सी को बी सी ही रहने देते हैं। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम इससे, इस सवाल से हम ये जो इक्वेशन बना, इससे हम क्या निकालें, एच निकाले या बी सी निकाले। तो हमको बी सी निकालना चाहिए। क्यों, क्योंकि जब बड़ा वाला जब बनाइएगा त्रिभुज ए बी सी बनाएगा तो इसमें भी बी सी आ जाएगा। तो बी सी का वैल्यू अगर इधर से पता रहेगा तभी तो इस वैल्यू को उस जो बनाएंगे अगला उसमें हम सेट कर देंगे। तो हम यहाँ क्रॉस गुना करते हैं, तो बी सी बराबर क्या आ जाएगा, √3h। ये बी सी का वैल्यू आ गया। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे लिखते हैं, समीकरण फर्स्ट कर लिया। अब लिखते हैं क्या, अच्छा यहाँ पे तो चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं त्रिभुज डी बी सी में, यहाँ पे से ठीक रहेगा। अच्छा फिर देखते हैं त्रिभुज ए बड़ा वाला है ए बी सी में। ठीक है, तथा त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, तो हम tan 60 लेते हैं, tan 60 डिग्री बराबर, tan 60 बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। यहाँ पे पूरा लंब हमारा, पूरा लंब क्या है देखिए, तो पूरा लंब क्या है ए बी, है ना, पूरा लंब क्या है ए बी है। तो हम ए बी को हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी को हम तोड़ के लिख दें, ए डी प्लस डी बी, ए डी प्लस डी बी लिख सकते हैं ना। ये पूरा लंब है,
ए बी पूरा लंब है तो इसको तोड़ के लिख दें ए डी प्लस डी बी, और आधार क्या है बी सी है। चलिए, और tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3 होता है। ए डी का वैल्यू पता है आपको कितना है 10 पता है, और डी बी का वैल्यू कितना पता है देखो एच पता है, कुछ नहीं पता एच है, और बी सी का वैल्यू अभी तुरंत हम निकाले, क्या निकाले देखिए √3 एच निकाले, तो यहाँ पे √3 एच डाल दिए। अब क्या करें क्रॉस गुना कर देंगे, इसके नीचे 1 छुपा क्रॉस गुना करेंगे तो √3 को √3 गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, और एच तो ऐसे ही रहेगा 10 + एच, ठीक है 10 + एच हो जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ पे ये इस एच को इधर लाइए तो 3h - h = 10, ये पता है 5 नंबर वाला सवाल है, तो 2h बराबर आ जाएगा 10, और h का वैल्यू यहाँ पे हमको निकल जाएगा, इसलिए h बराबर क्या हो जाएगा 10/2, 2 × 5 = 10, इसलिए मीनार की ऊंचाई h बराबर 5 मीटर। तो 5 ही मीटर ये मीनार की ऊंचाई, क्या दिक्कत, मीनार की ऊंचाई, मीनार छोटा बड़ा जो भी हो सकता है, ठीक है। तो बस यही तो था, 5 नंबर का सवाल आता है, आप अगर ऐसे हल करते हो, मैं डेली आपको एक नया क्वेश्चन जरूर हाइट एंड डिस्टेंस लाता हूँ, और 5 नंबर का 2 नंबर का सब लाता हूँ, ठीक है। तो मतलब ये है, मकसद सिर्फ ये कि आपको बनाने आना चाहिए, ताकि एग्जाम में तभी तो बना पाएंगे आप, नहीं बनाने लगेगा तो कैसे बना पाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया सवाल, समझ में आया सवाल, नीचे कमेंट करो। चलो अगला सवाल पढ़ते हैं। देखो सवाल ये क्या है कि 3 लगातार प्रकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल 110 है, तो संख्याएं निकालिए कौन कौन संख्याएं हैं। तो चलिए यहाँ पे करते हैं इसका सॉल्यूशन। चलिए, तो हम प्राकृत संख्या बोला जा रहा, प्राकृत संख्या क्या होता है, प्राकृत संख्या जो गिनती वाला संख्या होता है 1 2 3 4, इसको बोलते हैं प्राकृत संख्या। और आपको पता है जब हम कोई संख्या 1 लेते हैं तो अगला संख्या क्या होगा 2 होगा, अगला संख्या क्या होगा 3 होगा, अगला संख्या 4 होगा, मतलब एक एक बढ़ते जाएगा। 3 लगातार, लगातार का मतलब पता नहीं कहाँ से शुरू करें हम, लेकिन जहाँ से भी लेंगे लगातार आएगा, जो भी संख्या आएगा मेरा लगातार आएगा। जैसे कि अगर 5 आया तो 5 अगले पहले संख्या, अगर 5 आया तो दूसरा 6, तीसरा 7, ऐसे आएगा, ठीक है। तो हमको पता नहीं कौन संख्या है, तो हम मान लेंगे, है ना, माना कि प्रकृत संख्या, माना कि 3 लगातार प्रकृत संख्याएं, क्या मानिएगा, मान लेते हैं कि संख्या पर 100 होगा, कोई संख्या तो मानना पड़ेगा। अच्छा, जब भी इससे जब जैसे इसके आगे बढ़ेंगे तो एक बढ़ जाएगा। जैसे कोई संख्या मान लें 100, तो 100 के आगे क्या होगा 101 होगा, उसका क्या होगा 102 होगा। तो हमको पता नहीं कौन संख्या, लेकिन 1 से मान लिए, लेकिन इतना पता है कि इसका अगला संख्या जो होगा ना 1 से +1 होगा, ठीक है। इसके अगला संख्या होगा वो 1 से +2 होगा, क्योंकि इसमें 1 जुड़ा था, फिर इसमें भी 1 जुड़ेगा, फिर इसमें भी 1 जुड़ेगा, जितना रहेगा 3 ही बोल रहा था तो हम 3 ही संख्या मान ले, ठीक है। अब प्रश्न से जैसे जैसे बोलता है वैसे हम हल कर लेंगे। प्रश्न से क्या बोलता है, तीनों संख्याओं के वर्गों का योगफल, वर्गों के योगफल, वर्गों का मतलब समझ रहे हैं ना, स्क्वायर करना है, तो x का स्क्वायर, इसका वर्ग किया, फिर इसका x + 1 का वर्ग कर दिए हैं, फिर x + 2 का वर्ग कर दिए, और कितना योगफल है 110 योगफल है, ठीक है। वर्गों का योगफल कितना है 110। अब इसको हल कर लेते हैं, जो हमारा नियम है हल करने का, x² हो गया, a + b का होल स्क्वायर है ना, तो a² + b², तो 1 का स्क्वायर 1 ही लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, + 2ab 2ab हो गया। चाहते तो शॉर्ट भी कर सकते थे। अच्छा, इसको देखते हैं, x² + b², 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, + 2ab 2a और b बराबर 110। इसको एक लाइन और सही कर लेते हैं। तो यहाँ देखो, एक से यहाँ पे है, एक से यहाँ पे, एक से यहाँ है ना, x² कितना हो गया 3x² हो गया। फिर देखो ये जो 2x हो जाएगा कितना होगा, 2x होगा, पूरा गुना करेंगे तो आई 2 दूना 4x होगा, तो 4 2 6x हो गया, तो आप लिखते हैं 6x। फिर देखो 4 और 1 कितना हो गया 5 बराबर 110, ठीक है। अब इसको 110 को उधर उठा करके इधर चला, यानी कि गुणनखंड में आपको बनाना पड़ेगा। तो 3x² + 6x + 5 - 110 बराबर 0। तो देखो 3x² + 6x - 105 हो जाएगा, घट के ये दोनों घट के 105 हो जाएगा। अब यहाँ पे बेहतर होगा ना कि 3 कॉमन ले लो, या तो फिर आराम से बना दो इसको। अब इसमें क्या करते हैं हम 3 कॉमन लेते हैं, ठीक है, 3 कॉमन ले लेंगे, तो x² + 3 दूना 6x माइनस कितना हो जाएगा ये 35 हो जाएगा। आप इसको चाहो तो जो द्विघात बहुपद है ना, द्विघात के सूत्र से भी बना सकते हैं, -b + -d का √/2 ऐसे ही बना सकते हैं। तो 3 उधर चला जाएगा, तो इसका कोई यूज नहीं रहेगा, ओके 0। अब क्या करें, इसको फैक्टर करेंगे, तोड़ेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो कैसे तोड़ेंगे, 7 × 5 = 35 होता है, 7 × 5 = 35, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7x - 5x हो गया ना।
तो एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ पे कॉमन होगा तो क्या बचेगा, एक्स प्लस 7 बचेगा, और यहाँ कॉमन होगा 5, तो एक्स से माइनस माइनस प्लस 7। आप इसको द्विघात बहुपद से भी बना सकते हैं, ठीक है, ये तो बराबर 0। अब देखो इन दोनों जो ब्रैकेट में है उसको 1 में लिख सकते हैं, और जो ब्रैकेट के बाहर एक्स माइनस 5 बराबर 0। तो इसको अगर हल करते हैं एक्स प्लस 7 बराबर 0, एक्स बराबर -7, तो ये तो माइनस तो कभी होगा नहीं, संख्या तो माइनस में होता नहीं है ना जी। ये लिखते हैं असंभव है, असंभव है। इसलिए पहली संख्या को मैंने क्या माना था, x माना था, तो लिखते हैं x से बराबर 5। अब दूसरी संख्या क्या था, x प्लस 1 था, तो आप लिखें x प्लस 1 बराबर 5, 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर तीसरी संख्या क्या था, x प्लस 2 था, तो x प्लस 2 यानी कि 5 प्लस 2 बराबर 7। तो ये देखो 6, 7, 8, ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। समझ में आया, कुछ नहीं करना था, बस गुणनखंड आपको बनाना था। गुणनखंड एकदम इजी है, इस तरह से बनाना। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन दे दिया है और के संलग्न फलक मिला करके एक ठोस बना जाता है, ठीक है। तो बोलता है कि जो ठोस बन गया तो उसका आयतन निकालिए। तो आपको एक बात तो पता होना चाहिए, जो दो घन है ना, उन दोनों घन को जोड़ दिया, और जोड़ करके क्या किया, जोड़ करके एक बड़ा घन बना दिया, ठीक है। अब बड़ा घन बनाने के बाद जो घन बना ना, उसका निकालना है आपको आयतन। क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो चलिए बनाते हैं, इजी सा है, कोई हार्ड सा नहीं है यहाँ पे। चलो तो हम पहले क्या करते हैं, यहाँ पे देखो फिगर समझेंगे तो समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से। दो घन है, घन 2 है, और दोनों प्रत्येक का आयतन दिया हुआ है, दोनों घन का आयतन दिया हुआ है। तो मान लेते हैं एक घन, देखो ऐसे, इसी में दूसरा घन जोड़ा हुआ है। अरे बाप रे, ये तो उल्टा हो गया। ये घन ऊपर जुड़ जाएगा, तो 3 घन बन जाएगा। फिर यहाँ पे कितना घन दिख रहा है आपको, 2 घन, 2 ही घन, ठीक है। ये देखो दिख रहा है आपको 2 घन, देखिए 2 घन दिख रहा। इसको ऐसे करते हैं, तो एक घन तो हमारा ये घन, ये 2 घन मिल गया। अब दोनों घन को क्या किया, जोड़ दिया, दोनों घन को जोड़ के रखा है, और दोनों घन का आयतन क्या किया है, 64 सेंटीमीटर है, ठीक है। संलग्न फलकों को मिला दिया है। तो पहले तो निकालते हैं घन का भुजा कितना होगा, है ना, इसलिए हम पहले निकालते हैं। लिखते हैं यहाँ पे घन का आयतन बराबर क्या करेंगे, फॉर्मूला का था भुजा का क्यूब, है ना। तो आयतन दिया कितना, 64। तो एल बराबर क्या होता है, एल बोले तो भुजा, तो 64 का वर्गमूल, घनमूल कितना हो जाएगा, 4। यानी कि 4 जो है इसका भुजा, ये भी सब घन का, चूंकि दोनों घन बराबर, दोनों घन को पूरा, दोनों घन प्रत्येक का आयतन, मतलब दोनों का आयतन वही है, तो दोनों का आयतन, तो दोनों का भुजा भी वही होगा, ठीक है। अब ये जुड़ गया तो क्या बन गया, देखिए ये जुड़ के क्या बन गया, घनाभ नहीं बन गया, घनाभ बन गया ना, घनाभ बन गया, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे, अब घनाभ की लंबाई, कितनी लंबाई हो जाएगी, 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। और चौड़ाई तो वही रहेगा, 4 ही रहेगा, है ना। और ऊंचाई भी 4, चौड़ाई भी 4, तो ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर। अब बोलता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने को जानते हैं, इसलिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला वही होता है ना, 2 × LB BH और HL, ये होता है घनाभ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो 2 है, L कितना, 8 × 4, 4 × 4, 4 × 8, ये दिया हुआ, हम इसका वैल्यू पुट कर लिया यहाँ पे 2, 8 चौक 32, 4 चौक 16, 8 चौक 32। अब इसको जोड़ डाल के कर देते हैं, कितना है, 2 × 6 2 8 2 10 के 0 बाकी 1, और 3 3 6 7 1 8, 80 दूना 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। क्लियर है, समझ में आया। ये घन है, घन को जोड़ा, जैसे मान लीजिए हम इस तरह के बना के बताते हैं, फिर से हम घन बनाते हैं, उस टाइम गलती बना देते हैं। ये देखो घन है, और एक ऐसे बनाते हैं, ठीक है। अब जो ना इसको देखो जोड़ते हैं,
ये देखो घन को क्या किया हमने, जोड़ दिया, दिख रहा 2 घन, एक घन ये एक घन ये। अब जब दोनों का आयतन बोला बराबर है तो जो दोनों का आयतन वही है, तो जब दोनों का जब भुजा निकलता है भुजा वही होगा, तो भुजा घन का सभी भुजा का होता है आपस में बराबर होता है, सभी भुजा बराबर, तो 4 सब में हो जाएगा, सब 4 तो लंबाई बढ़ने गया जब जोड़ें तो 8 हो गया लंबाई, और चौड़ाई तो वही रहेगा, चौड़ाई तो 4 ही रहेगा ना, और ऊंचाई भी वही रहेगा, तो सिर्फ लंबाई बढ़ जाएगा। अब फिर उसका क्षेत्रफल निकालना, घनाभ कैसे बन गया, पहले था घन, 2 ठो घन मिलकर बन गया घनाभ, अब घनाभ का क्षेत्रफल का यहाँ पे फॉर्मूला सेट कर दिया, हमारा आंसर आ गया। समझ आ गया, 3 सवाल क्लियर है। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। देखिए बोलता है इसको हल करना है, इसका मतलब हल करके इसका आंसर बताना है, सिद्ध नहीं करना, हल करना है, ठीक है, हल करें। तो खैर इसको हल करते कैसे हल करेंगे, आपका आएगा 2 नंबर में सवाल आ सकता है, कैसे करते चलिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे फाई लिखा हुआ, कॉस स्क्वायर फाई माइनस 3 कॉस फाई माइनस 2, और साइन को 1 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा, साइन को 1 से गुना करेंगे तो। चलिए अब क्या करता हूँ यहाँ पे, ये जो साइन का देखो सब कॉस में है इस साइन में, तो इसको इस कॉस में बदल देते हैं ना, इसको कॉस में बदल देते हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्या कि कॉस स्क्वायर फाई माइनस 3 कॉस फाई माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा, साइन उसका थीटा, थीटा जब मैं फाई लिख दिया बस, घबराने की बात नहीं है, साइन इसका थीटा क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा यहाँ पे क्या है फाई है, इस कॉस थीटा को इधर लाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस होना था, यहाँ प्लस हो जाएगा। अब ये क्या करेंगे, इसको हम सबको उठा कर चलाते हैं दाएं इधर बाएं तरफ, तो कॉस स्क्वायर फाई माइनस इसको ना 3 को ऐसे रहने देते, ठीक है, 3 कॉस 5 प्लस 2, और ये 1 इधर आकर बनेगा -1, ये बनेगा कॉस स्क्वायर 5 बराबर 0, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया 2 हो जाएगा ना, तो लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर 5, ठीक है। और यहाँ पे जो 3 लिखा हुआ है 3, तो 3 को 2 में बांट देते हैं, -2 कॉस 5 माइनस कॉस 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 कॉस 5 और 3 कॉस 5 मतलब 2 कॉस थीटा 3 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा और 1 कॉस थीटा कितना बनेगा 3 बनेगा, जो कि इसकी तरह है। और 2 में से 1 घटेगा तो एक बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1 बराबर 0, ठीक है। अब इसको हम ऐसे ही जो है इसको बनाते चलेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ये इसमें से देखिए कॉस कॉस क्या हो रहा है, एलसीएम हो रहा, कॉमन हो रहा, तो हम 2 कॉस क्या करेंगे कॉमन निकालेंगे, 2 कॉस जो है कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉस 5 जो कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 कॉस तो बचेगा, कॉस 5 बचेगा, माइनस क्या बचेगा यहाँ पे, ये तो पूरा कॉमन ही हो गया, कुछ नहीं बचा 1 बचा। आइए इसको क्या करेंगे, इन दोनों में देखो मतलब ये गुणनखंड बन गया, समझे, तो यहाँ पे कॉमन लिए और इसको भी कॉमन लिए, तो इन दोनों में क्या कॉमन होता है, कुछ नहीं होता है 1 तो कॉमन होगा, तो क्या बचेगा कॉस 5 और प्लस तो क्या बन जाएगा माइनस, क्योंकि प्लस माइनस 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 प्लस होता है। अब देखिए ये आपका गुणनखंड बन गया, ये दोनों सेम मिल रहा, तो इन दोनों को लिख लीजिए कॉस 5 - 1 हो गया, और जो बाहर बाहर उसको लिखेंगे 2 कॉस 5 - 1 बराबर 0। अब क्या करते हैं गुणनखंड में अलग अलग करते हैं ना, तो हम करते हैं अलग अलग, इसलिए cos 5 - 1 बराबर 0, तो cos 5 बराबर क्या हो जाएगा 1, तो cos 5 अगर 1 हुआ तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये किसके बराबर है, cos 1 किसके बराबर आता है, cos 0 डिग्री बराबर आता है, cos कितना आता है, cos 0 डिग्री बराबर आता है, ठीक है। इसलिए 5 का वैल्यू क्या हो गया 0 डिग्री, ठीक है। और अगर यहाँ पे करते हैं यदि ये लेते हैं 2 cos 5 - 1 बराबर 0, तो 2 cos 5 1 को उधर भेजेंगे तो प्लस बन जाएगा, cos 5 बराबर 1/2। और आपको पता है cos 5 1/2 किसके, cos 1/2 कितना होता है, cos 1/2 तो cos 60 डिग्री है ना, तो पता क्या चल जो थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री, इसलिए यहाँ 5 बराबर 60 डिग्री। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो गए 2, ठीक है, एक आंसर आपका यहाँ पे आ गया, एक आंसर आपका यहाँ पे। ये बोला कि हल करने के लिए, तो अब यहाँ पे हल करें तो थीटा का वैल्यू निकाल रहा था, क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए अगला सवाल ये बोलता है, देखो बोलता कि 2 बिंदु दिया हुआ है, इसको मिलाने वाली रेखाखंड यहाँ पे अनुपात दे रहा है, डिवाइड जो करता है, और विभाजित करने वाले जो है ना उसका निर्देशांक निकालना है। यदि यहाँ पे इसको बना लेंगे इसी से। चलिए तो हम क्या करते हैं, आपको पता होना चाहिए ये एक लाइनिंग है, मान लेते हैं कि P और Q कुछ लाइनिंग है, ठीक है, यहाँ पे मान लेते कुछ M होगा, M बीच में कहीं पे भी हो सकता है, तो ये 9 6 हो गया और ये 5 - 2 दिया हुआ है, और मिलाने वाली रेखा को 3:4 के अनुपात में क्या करता है विभाजित करता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं x1 y1
x2 y2, इसको बोलते हैं m1 m2, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। अब निर्देशांक इसका जो मध्य विभाजन है ना, विभाजन का सूत्र आपको पता होना चाहिए, विभाजन का सूत्र, इसलिए बोला ना विभाजित करने वाला सूत्र, विभाजन सूत्र से है ना निर्देशांक क्या करेंगे, देखो इसको ना, इसको पहले इससे गुना करेंगे, फिर इसको इससे गुना करेंगे। आपको ऐसे नहीं करना है इम्तिहान में, मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्या जाएगा, देखो m1 x2, पहले m1 x2 से, फिर प्लस m2 x1 बाई 2 हो गया। फिर आप करेंगे m1 y2, एक लाइन से करेंगे, एक तरतीब से करेंगे, m1 y2 और फिर m2 y1 बाई, अच्छा ये तो उल्टा लिख दिया, m1 प्लस m2 होगा, m1 प्लस m2 नीचे, ठीक है। आप सबका वैल्यू पुट कर लेते हैं। m1 कितना है जी, देखिए m1 हमारा कितना है 3 है दिया हुआ, और x2 कितना है, x2 देखो दिया 5 दिया हुआ है, प्लस m2 कितना दिया 4 दिया हुआ है, और x1 कितना दिया 6 दिया, 9 दिया है ना, x1 कितना दिया 9 दिया। बस इसको ऐसे लिख लेंगे, और यहाँ पे क्या है 3 + 4 है, चलिए। और ये m1 कितना, यहाँ भी देखिए m1 तो 3 है, और y2 कितना -1 है, -2 है, -2, तो -2 कर लेंगे। और m2 कितना है, देखिए m2 यहाँ पे 3 है, और y1 कितना है 6 है। बस यहाँ पे अब हमारा बन जाएगा। तो कोई भारी सा सवाल नहीं, बहुत हल्का सवाल है यहाँ पे, समझिए इसको। 5 तिया 15, अब 9 चौक 36 है ना, 5 तिया 15, 9 चौक 36 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 51, 15 36 जोड़ेंगे कितना 11, 51 हो जाएगा 1/7। और देखो 3 2 6 माइनस में, और 6 तिया 18 प्लस में, तो अब 18 में से 6 घटेगा कितना बचेगा 12 बचेगा, 12/7, यही हो जाएगा इसका क्या आंसर। आप चाहते तो अलग से एक लाइन और बढ़ा सकते थे, 36 है ना, एक कितना 5 या 15 प्लस 36/7, फिर -6 प्लस 18/7, फिर अगले लाइन में इसको लिख सकते थे घटाओ के। और नहीं तो फिर आप ऐसे भी लिखेंगे, एक मिनट गलती कर दिया मैं, क्या 6 3 18, एक मिनट यहाँ पे गलती किया, m2 है ना, m2 तो 4 है, सॉरी m2 4 है, तो 4 है तो 6 चौक 24, और 24 में 6 घटेगा तो बचेगा, 24 में 6 घटेगा तो बचेगा 18, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दें, m1 हमारा 3 है, m2 4 है, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अब सवाल पढ़ते हैं, ये लॉन्ग सवाल, ये भी 5 नंबर का सवाल आता है। चलिए, बोलता है कि एक शंकुकार लट्टू के आकार एक अर्धगोला अध्यारोपित है, मतलब शंकु जो लट्टू है, शंकु टाइप का है, लट्टू जो है शंकुआकार है, और शंकु लट्टू कैसे रहता है, ऊपर में गोल रहता है अर्धगोला, यानी कि ऐसे शंकु बनाते हैं, मैं ऐसे, यहाँ पे जो है ना ऐसे रहता है, कुछ लट्टू का डिजाइनिंग कुछ ऐसी तरह रहता है, यहाँ पे मैं ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है, ये मैं ऐसे दे दिया, ठीक है। अब बोलता है एक शंकुआकार लट्टू के ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है, रखा हुआ है अर्धगोला, लट्टू की ऊपरी पूरी ऊंचाई 5 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरी ऊंचाई कितना है 5 सेंटीमीटर है, और व्यास 3.5, लट्टू का व्यास पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है 3.5 है लट्टू का व्यास। तो लट्टू का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल। ओके, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं लट्टू की ऊंचाई, पूरा लट्टू पूरी हो गई, ठीक है, और यहाँ से तक शंकु हो गया, ये अर्धगोला हो गया। लट्टू की ऊंचाई लिखते कितना दिया 5 सेंटीमीटर दिया है, और डी दिया कितना 3.5 दिया डी, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 3.5/2 हो जाएगा। आधा करेंगे त्रिज्या निकाल के। अब आधा कर देंगे, कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे इसको आप काट दो, यहाँ पे 0 काटो, यहाँ पे लगाओ 0 के बदले 1 और 0 10, मतलब 10 होगा, 10 को 2 से गुना कर 10 दूना 20, 3.5 को 0 काटेंगे तो एक 0 यहाँ पे बैठ जाएगा ना, और 1 को गुना करेंगे तो 2 ही होगा ना, 2 एकम 2 0, तो 7 5 35 4 5 20, 7/4 है ना, 7/4 हो गया, ठीक है। अब जो शंकुआकार है ना, अब हमको पता क्या करना है, हमको क्या निकालना है, लट्टू का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इस गोला अर्धगोला का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, और लट्टू का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है 2πr², और लट्टू का जब निकालना है तो 1πrl, क्या होता है πrl, लेकिन हमारा h दिया हुआ r दिया हुआ है, तो इसलिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, l भी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, l भी निकालना पड़ेगा। अब l कैसे निकालते हैं, तो देखिए l कैसे निकालेंगे, लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिए, लट्टू यहाँ तक हमको, हम ये जो निकाल रहे हैं ना, लट्टू की ऊंचाई पूरा है, त्रिज्या इतना है, तो शंकु हम जब, चूंकि शंकु हमको निकालना πrl, शंकु क्षेत्रफल क्या होता है πrl होता है, इतने ही दूर तक होता है, इतने दूर तक πr, इधर वाला नहीं। तो इतनी ऊंचाई, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई कितनी है, तो अब देखो जान रहे यहाँ से यहाँ तक जो दिया जब व्यास दिया 3.5, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 7/4, तो इस लट्टू
लट्टू की जो ऊंचाई निकालेंगे तो ये जो जब ये त्रिज्या यहाँ पे इतना हो तो ये भी त्रिज्या का होगा, गोले की त्रिज्या भी 7.5 होगा, गोला का भी त्रिज्या वही क्या होगा 7.5 ही होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इससे पे लिखते हैं, इसलिए गोले की त्रिज्या भी क्या हो जाएगा 7/5 हो गया। तब इस शंकु को निकालते हैं, इसलिए शंकु की एल मतलब तिरछी ऊंचाई, तो कैसे निकालेंगे, शंकु की एल निकालते हैं, सॉरी एच निकालते हैं, शंकु की एच ऊंचाई। तो शंकु की एच निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ये जो टोटल यहाँ से तक जो दिया पूरा खिलौना है लट्टू है ना, पूरा यहाँ से तक है, तो शंकु तो ऊंचाई तो यहीं से तक होगा, यहीं से ना, यहीं से यहीं तक शंकु की ऊंचाई होगा। तो ये वाला इतना दूर तो मेरा फॉल्स हो गया, तो ये इतना दूर क्या है, ये इतना दूर क्या है, ये अर्धगोला का व्यास त्रिज्या है, या शंकु की त्रिज्या बोलो, यहाँ से तक, क्योंकि शंकु की त्रिज्या इधर है तो इधर भी त्रिज्या ही होगा। तो अर्धगोला का त्रिज्या में इस जो पूरी ऊंचाई में अर्धगोला त्रिज्या क्या करेंगे, घटा देंगे, पूरी ऊंचाई में इतना भाग क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 5 में से 7/4 क्या करेंगे, माइनस कर, 7/4 किसका आया, ये तो आया इतना दूर का, तो घटा देंगे, तो निकलेगा हमारा एच। ये एच किसका निकलेगा, शंकु का, यहाँ एच लिखे हम लट्टू की ऊंचाई। ठीक है, तो अब घटा देंगे, एलसीएम लेंगे 4 4 5 20 माइनस 7 कितना बचेगा 13/7, 13/4 सेंटीमीटर। अब हमारा आगे क्या एच आया। अब देखो, अब शंकु की हमको पता चला, शंकु की त्रिज्या पता चल रहा है और शंकु की ऊंचाई पता चल रहा है, तो शंकु का एल भी निकालना है, क्योंकि शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल में πr/l होता है, तो इसलिए एल निकालना पड़ेगा। तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का ओवररूट होता है ना, तो एच कितना है दिया हुआ 13/4 है ना, 13/4 का स्क्वायर प्लस आर कितना है, आर तो 7/4 स्क्वायर का वर्गमूल। ठीक है, अब इसको हल करते हैं, तो ये देखिए 13 का 169 होता है, 4 का अच्छा स्क्वायर है यार, 4 का 16 होता है, और 7 का 49 होता है, 4 का 16 होता है। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं, यहाँ पे 16 169 प्लस 49 एलसीएम ले लेंगे तो, और इसको जोड़ लो कितना हो जाएगा 9 अच्छा 9 18 8 4 12 13 और 1 1 2 238 बटा 16 का कितना हो जाएगा, 16 का आप निकाल लो बाहर। ओके, तो 9 9 18 का बाकी 6 4 10 11 6 4 10 11 होगा 218, और 16 को बाहर निकाल लो, तो 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4, यानी कि 218/4 क्या गया एल आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे 1/1 निकालते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, इसलिए शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था फॉर्मूला πr/l होता है, तो बैठा लीजिए यहाँ पे, पाई का वैल्यू हम पुट कर लेते हैं 22/7, आर का वैल्यू तो आया था 7/4, और एल का वैल्यू अभी देखिए यहाँ पे आया 218 है ना, 218/4 ये इसका वर्गमूल था। और ये तो देखो 7 7 कट जाएगा, और यहाँ से 2 दूना 4 तो 11 दूना 22, तो कितना गया 11 × 218/4 4 दूना 8 आया। 218 के जब वर्गमूल तोड़ेंगे आप तो पॉइंट में आ जाएगा, इसका मतलब 14.76 आएगा। ठीक है, 218 को जब तोड़ेंगे ना वर्गमूल निकालेंगे तो इतना पॉइंट में आएगा 8। अब इसको गुना वगैरह कर दो, तो इसको गुना करो आ जाएगा 162.36, इसको गुना करेंगे तो 8, और फिर इसको पूरा अगर भाग करते हैं तो 20.295 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये शंकु का आया क्षेत्रफल। अब हमको निकालना पड़ेगा अर्धगोला का भी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ठीक है, यहीं पर बनाते हैं, इसलिए तथा लिखते हैं, अलग है ये, तथा अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है πr² है ना, 2πr² होता है, सॉरी 2πr² होता है। तो 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना 7/4, क्योंकि सबका आर तो बराबर है, इसका भी आर बराबर उसका भी आर बराबर है। ठीक है, अब काटा पीटी करो, 2 दूना 4 7 7 काटो, 2 11 दूना 11 7 77/4। इसको अगर पॉइंट में लाते हैं तो 4 एकम 4 यानी कि 19.25 होगा। अब इन दोनों क्या करते हैं, ये अर्धगोला का आ गया क्षेत्रफल, आज शंकु का आ गया, तो टोटल जोड़ते, इसलिए लट्टू को निकालने बोल रहा था, लट्टू कहाँ, लट्टू का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करेंगे 2, ये वाला हम लिखेंगे 2.295 प्लस ये वाला लिखेंगे 90.25, इसको क्या करेंगे जोड़ देते हैं, तो जोड़ दीजिए यहाँ 5 का 5 आ जाएगा, 9 2 11, देखो 5 5 5 9 इस 5 अलग हो जाएगा, 9 5 14 हो जाएगा है ना। इसको जोड़ेंगे पॉइंट वाला जोड़ेंगे, 5 तो अलग हो गया, 9 5 14 के 4
बाकी 1 2 2 4 5, ये हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे जोड़ लेते हैं 9 1 9 0 9 9 0 9 और 2 1 3, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया क्या आंसर। तो इसमें कुछ करना नहीं था, बस आपको थोड़ी सी एक बात समझनी थी कि ये पूरी जो ऊंचाई है, पूरा लट्टू की ऊंचाई, पूरी ऊंचाई लट्टू की है, हमको निकालना शंकु का क्षेत्रफल। तो शंकु का क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, तो त्रिज्या तो पता चल रहा था, लेकिन अब एच भी पता नहीं चल रहा। तो पूरा ऊंचा यहाँ पे दिया हुआ है कितना 5, और जब ये शंकु की ऊंचाई होगी, शंकु की त्रिज्या हो गई 3.5, तो अर्धगोला की भी त्रिज्या हो जाएगी 3.5, क्योंकि त्रिज्या बराबर होती है। तो इतना जो त्रिज्या उसको घटा देंगे, तो त्रिज्या मैंने कहा कि यहाँ पे घटा दिया, तो जो घटाया वो आया शंकु की ऊंचाई, वो शंकु की ऊंचाई आ गया। अब हमको आर पता चल गया, एच पता चल गया यहाँ से तक, ये क्या था यहाँ से तक, एच पता चल गया कि आगे 13/4 आ गया। तो अब ये जो भाग है ये तो बेकार हो गया ना, इसको हम घटा देंगे, तो हम घटा के निकाल लिए, तो एच पता चल गया, आर पता चल गया, तो एल का वैल्यू निकालेंगे, फॉर्मूला ये होता है, एल निकल गया। चलिए अब जब एल निकल गया तो शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं आपके लिए 6 क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व कर दिया हूँ। आपको ये सभी सवाल बनाने के लिए आना चाहिए। ठीक है, ओके, वीडियो मजा आया, कुछ समझ में आया आपको पढ़ने में, कितना सवाल आप बना पाए हो खुद से मुझे कमेंट करना। ओके, बाय, दैट्स ऑल।